Everyone. So today, according to the turn of your class, I'm going to firstly start the explanation of question paper which you have given uh, now. So this is the question paper which I am having here, and this is the question paper of unit test 2, and it was of 35 marks. Instructions आपको पता है, सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं. ओके तो प्रॉपरली इसको जो है आपको चेक करना है कि आपकी जो मिस्टेक्स थी या जो भी एरर्स थी उनको रिमूव करना है, एंड प्रैक्टिस इट ऑल्सो. ओके, रिटन वर्क भले ही आप ना करें, लेकिन रफली इसको एक बार जो जो आपको के क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है. ओके तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन ए. फर्स्ट क्वेश्चन वॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. इज एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. तो अगर एक कंडीशन दे रखी है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टाइम टेकन, दिस इज द कंडीशन. तो क्या बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए. तो आप ये तब फाइंड कर पाएंगे फोर्स है या नहीं है जब आपको एक्सेलरेशन पता होगा, क्योंकि मास इज कांस्टेंट हियर. तो हम एस के बाद में हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन. तो आपको पता है कि प्रोसेस इज डबल डिफरेंशिएशन. तो पहले हमने इसको इक्वल टू की फॉर्म में लिखा, देन वन कांस्टेंट के कम्स हियर, एस इज इक्वल टू के टी. रिलेशन ये बन जाता है. फिर हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी. कैसे? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पता है आपको कि टाइम का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हो जाएगा 1. तो v का जो रिलेशन है दैट बिकम्स v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, उसके बाद जब आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो dv अपॉन dt होगा, और जो कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई टाइम का टर्म नहीं आ रहा है रिलेशन में. तो ये एक्सेलरेशन 0 आ जा रहा है. तो जब एक्सेलरेशन 0 होगा देन ऑब्वियसली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी 0. तो अगर जो है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक्सेलरेशन 0 होगा. ये हमने प्रूव भी कर दिया, और प्रैक्टिकली भी आपको पता है कि अगर इस तरह का केस है तो आपका ग्राफ जो है वो ये स्ट्रेट लाइन आता है, पोजीशन टाइम ग्राफ, और उस कंडीशन में यूनिफॉर्म मोशन होगा और तब बॉडी पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा होगा. इसका मतलब बॉडी पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2. वाई ऑयल्स ऑफ डिफरेंट विस्कोसिटी आर यूज्ड इन डिफरेंट सीजन्स. अलग अलग सीजन में जो ऑयल यूज़ किए जाते हैं अलग अलग विस्कोसिटी के होते हैं, ऐसा क्यों? तो अलग अलग सीज़न का मतलब है यहाँ पर कि डिफरेंट टेम्परेचर इज़ देयर. टेम्परेचर अलग अलग है हर एक सीज़न का. तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग विस्कोसिटी में जो चेंजेस होते हैं, इसका मतलब कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उस पर विस्कोसिटी कितना डिपेंड करती है. तो टेम्परेचर के साथ साथ आपको पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो विस्कोसिटी डिक्रीज़ होती है. ओके जैसे कोकोनट ऑयल जो होता है वो विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि समर सीज़न में जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है. तो यहाँ पर आप ये रीज़न देंगे कि बिकॉज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर विस्कोसिटी चेंजेस एंड विस्कोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कैन द टेम्परेचर ऑफ अ गैस बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट. तो आपको पता है जो गैस इक्वेशन है उसका रिलेशन पी इज इक्वल टू आर टी होता है, और ये जो 3 आपके वेरिएबल्स हैं थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स जिन्हें बोला जाता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर. तो इन तीनों में जो चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं वो एक साथ नहीं होते हैं, बल्कि इनमें से जो है किसी 2 वेरिएबल में चेंज होगा अगर हम एक को कांस्टेंट मानते हैं. ठीक है, तो कहा जा रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए लेकिन दोनों वेरिएबल को कांस्टेंट कर दिया जाए. तो एट अ टाइम 2 वेरिएबल कांस्टेंट नहीं हो सकते हैं. अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो या तो प्रेशर में चेंज होगा साथ में इसके, या वॉल्यूम में चेंज होगा. सिर्फ एक कांस्टेंट रह सकता है. ओके तो ये पॉसिबल नहीं है, और रीज़न भी आप लिख देंगे इसका. वाई इज स्टैटिक फ्रिक्शन कॉल्ड अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. तो ये क्वेश्चन आप पहले भी कई बार सॉल्व कर चुके हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों कहते हैं. क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है इट मीन्स
कि जैसे जैसे जो फोर्स इंक्रीज किया जाता है एक्सटर्नल फोर्स, उस एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपने आप को इंक्रीज कर लेता है। जितना ज़्यादा फोर्स बढ़ाया गया तो बॉडी तभी भी अगर रेस्ट पे बनी है तो उसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है उसमें, तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो इंक्रीजिंग एक्सटर्नल फोर्स के साथ अपनी वैल्यू इंक्रीज कर लेता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। एक बात और याद रखनी है आपको कि सेक्शन ए के जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको रीज़न देने हैं, क्योंकि ये जो है इट्स नॉट लो स्टैंडर्ड जिसमें आप आंसर लिख देंगे यस और नो लिख देंगे, रीज़न नहीं लिखेंगे। तो यहाँ आपको रीज़न लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका एजर्शन रीज़न, जिसके स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको पता है कि फर्स्ट सेकंड ट्रू हैं और रिलेटेड हैं तो ऑप्शन ए होगा। अगर फर्स्ट सेकंड ट्रू हैं रिलेटेड नहीं है तो ऑप्शन बी होगा। फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो आपका सी ऑप्शन होगा। फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है तो डी ऑप्शन होगा। ओके, उसके बाद एजर्शन दे रखा है कि ऑन अ रेनी डे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्राइव अ कार और बस एट हाई स्पीड। तो अगर कोई रेनी डे है उसमें कार या बस को, किसी भी व्हीकल को हाई स्पीड पे ड्राइव करना टफ होता है। तो इट्स आंसर इज़ यस कि हमेशा ऐसा होता है कि उनको हाई स्पीड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्किडिंग के चांसेस रहते हैं, फिसल ना जाए। रीजन में लिखा है द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लोअर ड्यू टू वेटिंग ऑफ सरफेस। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब है कि फ्रिक्शन जो होता है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उस टाइम रोड जो है स्मूथ होता है और उस स्मूथ रोड पर प्रॉपरली जो टायर्स हैं वो फोर्स नहीं लगा पाते हैं, तो रिएक्शन भी नहीं मिलता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, रिलेटेड भी हैं, तो इनके लिए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी ए ऑप्शन यहाँ पर ट्रू होगा। देन कमिंग टू सेक्शन बी, इसके बाद आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, अ रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड टू स्टॉप अ मोटर कार। If the speed of the motor car is doubled, how much more distance will it cover before stopping under the same retarding force? तो एक जो मोटर कार है उसको स्टॉप करने के लिए रिटार्डिंग फोर्स लगाया जा रहा है, और अगर उस कार की स्पीड डबल हो जाती है और फोर्स जो है वो उतना ही लगाया जा रहा है रिटार्डिंग फोर्स, तो वो डबल स्पीड की वजह से कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो यहाँ आपको बस ये रिलेशन याद ये रखना है कि स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ आपको फाइंड क्योंकि करना है इक्वेशन ऑफ मोशन से, उसको अप्लाई करना है। तो आपको याद है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ये होती है एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो इस रिलेशन में v यानी कि फाइनल स्पीड तो ज़ीरो हो जानी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा क्योंकि जो रिटार्डिंग फोर्स है वो सेम है। तो जब रिटार्डिंग फोर्स सेम है और मास भी सेम है, सेम बॉडी है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि डिस्टेंस का स्पीड के साथ में क्या रिलेशन होगा। तो अगर स्पीड डबल हो जाती है तो इट मीन्स u के प्लेस पर 2u स्क्वायर हो जाएगा, और 2u होल स्क्वायर को जब आप सॉल्व करेंगे तो 4। तो डिस्टेंस जो है पहले वाले डिस्टेंस के कंपैरिजन में 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो आप इसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेंगे एस डैश इज इक्वल टू 4s, और यही आप जो है सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ ऑफ 2 मार्क्स। फिर 7th क्वेश्चन है वाई अ पर्सन गेट मोर इंजरीज व्हेन ही फॉल्स ऑन सीमेंटेड फ्लोर देन ऑन सैंड। तो अगर कोई पर्सन सीमेंटेड फ्लोर पे गिरता है तो उसको ज़्यादा इंजरीज होती हैं सैंड पर गिरने से। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 9th में भी आता है कि सीमेंटेड फ्लोर और सैंड में क्या डिफरेंस है, कि जब वो सैंड पे फॉल डाउन होता है तब सैंड के अंदर डिप्रेशन हो जाता है, यानी कि ही विल गेट मोर टाइम इंक्रीज हो जाता है टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फोर्स, क्योंकि ये इम्पल्स का एग्जांपल है J इज इक्वल टू FT। तो इम्पल्स जो है J दैट विल बी कांस्टेंट, तो फोर्स और टाइम में इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है सैंड के अंदर, तो फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए उसको कम इंजरीज होती हैं, जबकि सीमेंटेड फ्लोर में ऐसा नहीं होता है। 8th question is again very easy. Why are the bags and suitcases provided with broad handles? तो ये आपको पता है प्रेशर यानी कि फोर्स और एरिया का रिलेशन है, कि अगर जो बैग्स सूटकेसेस हैं उनके हैंडल्स ब्रॉड हैं, तो ब्रॉड हैंडल्स का मतलब एरिया दे विल कवर मोर एरिया ऑन द
शोल्डर पे ज़्यादा एरिया कवर करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ प्रेशर विल बी लो ऑन द शोल्डर, शोल्डर पे प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि प्रेशर और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है अच्छी तरह से, हीट और वर्क में क्या डिफरेंस है। तो आपको पता है हीट और वर्क दोनों ही जो मोड्स हैं वो किस पर्पज़ से यूज़ किए जाते हैं, टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हीट और वर्क में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये होता है कि हीट से जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है उस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन रैंडम होता है। उसके अलावा टेम्परेचर, यहाँ पर जो मेन इम्पॉर्टेंट टर्म है वो टेम्परेचर है, जबकि वर्क में जो है वो ऑर्गेनाइज्ड मोशन होता है। और वर्क में जो है वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि प्रेशर जब पिस्टन डाउनवर्ड्स पुश किया जाता है तो जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है। ओके, तो हीट और वर्क में आप यहाँ पर एटलीस्ट टू डिफरेंस लिख सकते हैं। देन कमिंग टू सेक्शन, आपका सेक्शन सी और डी जो है वो ऐसा होता है जिसमें आप को डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं, डेरिवेशंस होते हैं मोस्टली। तो अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस। तो यहाँ आपको कौन सा रिलेशन प्रूफ करना है, CP और CV वाला, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये रिलेशन आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। ओके, मेयर्स फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। फिर 11th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ इज पास्कल्स लॉ अप्लाइड इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये भी डायरेक्ट रिलेशन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो पास्कल्स लॉ का जो एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसमें किसी भी हैवी व्हीकल को लिफ्ट किया जा सकता है किस प्रिंसिपल के थ्रू, कि हमेशा जो प्रेशर ट्रांसमिटेड होता है डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ पर वो हमेशा इक्वल होता है। उसकी वजह से अगर एरिया कम हो तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो ये आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है विद डायग्राम, क्योंकि ये 3 मार्क्स में है। फिर है ऑब्टेन द रिलेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर द इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड हैविंग अ स्टेडी फ्लो थ्रू अ पाइप। तो इस डेरिवेशन में पता है आपको क्या प्रूफ करना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ फ्लूइड। तो ये आपको प्रूफ करना है विद डायग्राम। फिर 13 है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ इज हॉर्स एबल टू पुल अ कार्ट। इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी कि ब्रीफली एक्सप्लेन लिखा है, लेकिन आपको करना यहाँ डेरिवेशन है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज हमेशा ऐसे ही आती है कि एक्सप्लेन हाउ इज हॉर्स एबल टू पुल अ कार्ट, लेकिन इसमें आपको प्रूफ करके दिखाना है कि हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन। तो इसके लिए एक प्रॉपर डेरिवेशन है विद डायग्राम, वो आपको यहाँ करना है। देन यू विल गेट 3 मार्क्स। अगर आप थ्योरी में आंसर लिखते हैं देन नो वेटेज ऑफ एनी मार्क्स विल बी गिवन टू यू। ओके, टेक केयर ऑफ दिस थिंग। सेक्शन डी, जिसमें कि 2 क्वेश्चंस आपको 5 मार्क्स वाले दिए जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग ऑफ अ कर्व्ड रोड। बैंकिंग को एक्सप्लेन कर देना है, एंगल ऑफ बैंकिंग आपको ड्राइव करना है। तो एंगल ऑफ बैंकिंग का जो रिलेशन है वो आप यहाँ पर प्रूफ कर फाइंड आउट करेंगे, जो आता है tan थीटा इज इक्वल टू E² / RG। ओके, और डायग्राम भी होगा इसमें, तभी ये 5 मार्क्स का है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब एंड शो दैट द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम सपोर्टेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो ये आपको पता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का है, जिसमें आपको एक रिलेशन ड्राइव करना है हाइट के लिए। तो 2 सिग्मा अपॉन R ρg रिलेशन आता है इसमें। इस रिलेशन में आपको ये ड्राइव करने के बाद आपको ये भी प्रूफ करना है कि h जो हाइट होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कैपिलरी। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये रिलेशन भी, इसके नेक्स्ट बाद में 2 स्टेप्स हैं इसमें, ये भी प्रूफ करना होगा। So this was the explanation of your question paper and your syllabus is also going to finish इन अ कपल ऑफ डेज। बहुत कम टाइम में ही आपका सिलेबस होने वाला है, क्योंकि अब आई थिंक आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है, और लास्ट चैप्टर जो है वो मैक्सिमम 2 या 3 डेज में फिनिश हो जाएगा। सो नाउ कीप ऑन रिवाइजिंग फ्रॉम फर्स्ट वॉल्यूम। ओके, थैंक यू।